Hello everyone, welcome to AptiPlus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the last 100 days strategy for your OPSC OS Prelims 2025. As you all know that the exam is going to be held on 7th of June. So we have near about 100 days left now, and this is a very crucial period for all the OPSC OS aspirants. So let's begin. Now the first question that arises is that why these 100 days they are very crucial. ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ जो आपको समझनी है दैट योर प्रीलिम्स इट इज़ एन एलिमिनेशन बेस्ड एग्जामिनेशन. अब ये वर्ड एलिमिनेशन का क्या मतलब है? ठीक है, तो अगर हम स्टेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आपके 3 स्टेजेस होते हैं. तो मेंस अगर आपको लिखना है तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो जो ये प्रीलिम्स का पेपर है इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर. तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स की छंटनी की जाती है. ठीक है, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स राइट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. नाउ ओनली द सीरियस सिंसियर एस्पिरेंट्स दे विल बी एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड दे विल बी राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन. तो पहली चीज़ है दैट एस्पिरेंट्स दे गेट एलिमिनेटेड हेयर. सेकेंड चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, पेपर अटैम्प्ट करते हुए हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलें रादर देन लुकिंग फॉर द राइट ऑप्शन. हमारी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि 4 ऑप्शन हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं और उसके बेसिस पे कौन कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं. ऑटोमेटिकली वी विल बी अराइविंग एट द करेक्ट आंसर और द करेक्ट ऑप्शन. तो रादर देन गोइंग विद द which is the correct answer, we should go which are the incorrect options and ultimately what is left is your correct answer. तो ये हमने अप्रोच रखनी है. अब जो हमारा सक्सेस होगा वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा. पहली चीज़ है आपका रिवीजन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, वी रेफर टू अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, स्टडी मटेरियल. तो हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, ठीक है, नए नए सोर्सेज रेफ़र करेंगे, उतना ही हमारे सक्सेस का चांसेस बढ़ेंगे. बट दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन. जितना हम लिमिटेड रखेंगे अपने सोर्सेज को, एग्ज़ाम रेलेवेंट रखेंगे अपने सोर्सेज को और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, उतने ही हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ होगी. सो नाउ व्हाट इज़ द मैजिकल मंत्रा है कि कोई भी चीज़, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हुआ, कोचिंग मटेरियल हुआ, करंट अफेयर्स मटेरियल हुआ, उसको एटलीस्ट 5 टाइम्स हमें रिवाइज करना है बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन. दूसरा आता है आपका क्वेश्चन एक्सपोजर. क्वेश्चन एक्सपोजर का क्या मतलब है? बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चंस की क्या डिमांड होती है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को ट्वीक करता है, फैक्चुअल पूछता है, एनालिटिकल पूछता है. तो ये क्वेश्चन एक्सपोजर हम कैसे गेन करते हैं? हम क्वेश्चन एक्सपोजर गेन करते हैं थ्रू योर PYQ प्रैक्टिस, थ्रू योर डेली MCQ प्रैक्टिस, थ्रू योर मॉक टेस्ट सीरीज. तो रिवीजन सबसे पहली चीज़ क्या आती है, दैट इज़ लर्निंग. ठीक है, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस मोमेंट पे जो सिंसियर एस्पिरेंट्स होंगे उन्होंने ये लर्निंग वाला फेज दे वुड हैव अचीव्ड. अब जो रिमेनिंग फेजेस हैं उसमें सबसे पहले आपका रिवीजन फेज आता है, प्रैक्टिस फेज आता है और आपका टेस्टिंग फेज आता है. तो प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग आप कैसे करते हैं? थ्रू PYQs, डेली प्रीलिम्स क्विजेज, मॉक टेस्ट, वो सब चीज़ें, एंड दैट ओनली हेल्प्स इन योर क्वेश्चन एक्सपोजर. और अल्टीमेटली आपका आता है टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, तो अब प्रीलिम्स एक टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, GS एज वेल एज CSAT. तो चाहे GS हो दोनों ही 2 घंटे के, चाहे CSAT हो वो भी 2 घंटे का. आपको 100 क्वेश्चन GS में, 80 क्वेश्चन CSAT में 2 घंटे में आपने अटैम्प्ट करने. ठीक है, तो दिस इज़ अ टाइम बाउंड एग्जामिनेशन. तो अल्टीमेटली जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारी जो प्रैक्टिस है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम इन 2 घंटों में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें ईजिली. अदरवाइज अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जब रियल एग्ज़ाम होगा तो हमें एंग्जाइटी होगी, हम ब्लंडर्स करेंगे, सिली मिस्टेक्स कमिट करेंगे एंड हमारा स्कोर फाइनली हैम्पर होगा. तो अब ये जो लास्ट डेज बचे हैं आपके एग्जामिनेशन तक के, वो डिसाइड करेंगे कि आप कितनी एक्यूरेटली MCQs को अटैम्प्ट करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होगा कि हम
without any strategy we are writing the actual examination. We should have a proper strategy in hand, चाहे वो आपका the manner in which you are attempting the questions, the number of questions that you will be attempting, सब कुछ pre planned होना चाहिए. And finally your mental stamina. You have to remember this is a competitive exam. You are writing the topmost exam of your state. तो ऐसे में कंपटीशन वुड बी हाई, द प्रेशर ऑन यू वुड बी हाई. तो कैसे आप उस चीज़ को अच्छे से विदाउट putting undue pressure on yourself you are able to attempt, you are able to give the examination, that would matter a lot. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर इन 100 डेज में अब फोकस क्या होना चाहिए? नंबर 1 फोकस होना चाहिए रिवीजन के ऊपर. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया एटलीस्ट 5 टाइम्स आपने रिवाइज करना है सेलेक्टिव मटेरियल को. इस टाइम पे, इस स्टेज पे आपको नया कुछ करने की, स्पेशली द स्टैटिक पोर्शन, देर इज़ नो नीड. ऑल द सिंसियर एस्पिरेंट्स अपना करंट अफेयर्स करते रहेंगे साइमल्टेनियसली और रिवाइज करते रहेंगे. दूसरा है PYQs. ठीक है, PYQs के ऊपर मैं बाद में भी डिटेल में बात करूंगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस थ्रू योर PYQs. ये आपको बताएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी थीम्स बार बार रिपीट होती हैं, कौन सा सब्जेक्ट डोमिनेट करता है. तो वो सब आइडिया आपको PYQs के थ्रू पता लगेगा. एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, जो आपकी मॉक टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल योर FT प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, तो वो अब इस मोमेंट पे वेरी क्रूशियल है. एंड आई sincerely suggest every aspirant to please join some good reputed test series like FT plus test series. अब बात आती है, ये तो आपका हो गया कि फोकस एरियाज क्या रहेंगे. अब बात आती है रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज हमें क्या रेफ़र करनी है. तो यहाँ पर आई वुड सजेस्ट दैट यू रेफ़र टू योर FT प्लस नोट्स. ठीक है, जो आपके क्लास नोट्स हैं, FT प्लस स्टडी मटेरियल हैं. देन जो आपका मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है, OAS गैजेट, वो आपको रेफ़र करना है. इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, जो भी स्टैंडर्ड बुक आप रेफ़र कर रहे हो, वो आपके सोर्सेज रहने वाले हैं. और यहाँ पर एक चीज़ जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, दैट दे इग्नोर द ओडिशा पार्ट. ठीक है, तो वो आपने गलती नहीं करनी है. ओडिशा पार्ट को थोरोली आपने कवर करना है. देन डेली स्केड्यूल, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें एक बैलेंस बिठाना है. बैलेंस कैसे बिठाना है? हमारे पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए. ये पहली चीज़ है. दूसरी चीज़, हमें CSET के ऊपर भी फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि भाई सारा टाइम हम GS पे भी फोकस करते रहें. यू कैन नॉट इग्नोर CSET, इन दिस इज़ वैलिड ऑल्सो फॉर एस्पिरेंट्स हु आर फ्रॉम सम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. एंड वी हैव टू डू रेगुलर प्रैक्टिस. और जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं, वो थोड़ा सा CSET पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनको अपना कंसेप्चुअल जो फाउंडेशनल नॉलेज है उसको भी उनको स्ट्रेंथन करना है, उसको शार्पन करना है. Then another important area is your self assessment. सेल्फ असेसमेंट, देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने आवर्स स्टडी किया, कितने महीने, कितने साल आपने पढ़ाई किया. व्हाट मैटर्स कि उस दिन, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसे थी. तो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू, रेगुलर टेस्ट के थ्रू खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, तो हम जो रियल एग्ज़ाम होगा उसमें गलतियां करेंगे. तो ये जो मोमेंट है 100 डेज़ का, ये बहुत क्रूशियल पीरियड है खुद के स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए, खुद की वीकनेसेस को जानने के लिए और उनके ऊपर काम करने के लिए. राइट, मूविंग अहेड नाउ I will be talking about certain areas that you need to focus on in these 100 days. सबसे पहली चीज़ है योर करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स. तो यहाँ पर जो फोकस रहेगा, देखो अब यहाँ पर अल्टीमेटली एग्जामिनेशन जून में है, तो उससे पहले के एक साल का करंट अफेयर्स इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. लेकिन जो प्रायोरिटी रहेगा वो आपका रहेगा फ्रॉम September 25 टू April 2026. तो इसकी इन टाइम पीरियड के ऊपर आपका बहुत फोकस होना चाहिए. ठीक है, अब अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो अगर आप देखोगे कि पिछले 3 सालों में या 4 साल भी अगर मैं ले लूँ, तो 29, 20, 18, 26, तो रफली 20 प्लस क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से डायरेक्टली आ रहे हैं. तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आपके पास हैं.
ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोकस किस पे होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर फोकस करना है आपको। एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट स्कीम्स, आई एम अज्यूमिंग कि आप समझ जाओगे कि नेशनल स्कीम्स हों चाहे ओडिशा रिलेटेड स्कीम्स हों, आपने दोनों करनी है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ओडिशा रिलेटेड डेवलपमेंट्स, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इंडिसेस, अवार्ड्स, प्राइजेस, समिट्स, पॉलिसीज, बुक्स, पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि हर एक के ऊपर यू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, वेरी शॉर्ट नोट्स, वेरी क्रिस्प नोट्स आप बनाइए और रेफर करिए आप OAS गैजेट को। ठीक है, तो ये सोर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट लग रहा है उसके बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ दीज हेडिंग्स कि भाई गवर्नमेंट स्कीम्स अलग कर लिया, IR अलग कर लिया, टेक्नोलॉजी अलग कर लिया, ओडिशा रिलेटेड अलग कर लिया। तो इस तरीके से जो एंड मोमेंट पर रिवीजन है वो बहुत ईजिली हो जाएगा, आपकी रिटेंशन भी बढ़ेगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, करंट अफेयर्स यू कैन नॉट इग्नोर। ठीक है। दूसरा, अगर हम आगे बढ़ें, फिर आता है आपका ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें ओडिशा का पार्ट डायरेक्टली पूछा गया है। तो अब यहाँ पर आप अगर देखोगे कि ठीक है 23 में 4 क्वेश्चन आए थे पर 24 में 14 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, 22 में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इस चीज़ को हम ओडिशा रिलेटेड पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पर दो चीज़ें रहेंगी, एक आपका करंट अफेयर्स, एक स्टैटिक। स्टैटिक में योर फोकस शुड बी ऑन द ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करिए, एप्टी प्लस का स्टडी मटेरियल रेफ़र करिए और बेसिक जो नॉलेज है इन एरियाज़ की वो गैदर कीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने बताया था OAS गैजेट, उसमें ओडिशा स्पेसिफिक पोर्शन होता है, प्लस द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर अपडेट्स, इवन यू कैन रेफर टू द इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट। ठीक है, वहाँ पर ओडिशा सेक्शन पर जाइए, पिछले 6 महीनों का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको पढ़िए। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस न्यूज़पेपर यू हैव टू रेफर टू। तो यहाँ पर आपका फोकस किन चीज़ों पर रहेगा, लिटरेचर एंड बुक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कल्चर और पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो ये एरियाज़ पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। देन इंडियन पॉलिटी, वेरी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे वही करंट अफेयर्स की तरह आप अज्यूम कर सकते हैं कि 20+ इसका वेटेज रहेगा। तो करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज। 40 क्वेश्चन, दैट इज ऑलमोस्ट अ स्कोर ऑफ 80 मार्क्स। तो और ये बहुत स्कोरिंग है, अगर आपने ये कर लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड यू विल बी गेटिंग डायरेक्ट मार्क्स। इसमें कुछ एनालिटिकल नहीं होता, इट इज़ मोस्टली फैक्चुअल इन नेचर। अब यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए कि आपका फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर अच्छे से तैयार हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स अच्छे से तैयार हो, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड स्केड्यूल्स। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज दैट यू नीड टू ब्रशन अप। बहुत अच्छे से आपने इनको कवर करना है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफी। अगेन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट रफली आपका 12 to 15 क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका जो वेटेज, ज़्यादा वेटेज वाले एरियाज हैं, दैट इज़ रिवर्स। ठीक है, बहुत योर स्टेट रिलेटेड है, नेशनल रिवर्स। देन क्लाइमेट, ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन माउंटेन्स, तो माउंटेन्स अगर आप तैयार कर रहे हैं तो माउंटेन्स के रिलेटेड फॉर एग्जांपल पासिस हुए, ठीक है, वाटरफॉल्स हुए, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट टाइप्स and the geological structures, तो certain background conceptual knowledge is also required here। ठीक है, तो ये पोर्शन है एंड दिस इज़ वैलिड फॉर योर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल एज ओडिशा रिलेटेड ज्योग्राफी। नेक्स्ट हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री में द सेग्रीगेशन हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया की बात करें तो रफली 2, 4, 6 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बट कुछ थीम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज, मौर्य, संगम एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इंस्क्रिप्शंस एंड गुप्तास। तो ये चैप्टर्स हैं जो आपको ज़्यादा फोकस करना है और इन चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो बेसिकली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, तो फोकस मोर ऑन दीज चैप्टर्स, राइट। बट क्वेश्चंस वही है कि 2-4 क्वेश्चन ही आ सकते हैं एंशिएंट इंडिया के ऊपर।
Then medieval India, again the range would be 1 to 2 questions we can expect here. तो यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, मराठास, रीजनल डायनेस्टीज एंड ओडिशा रूलर्स, इनके ऊपर फोकस होगा. तो आप जब मेडिवल इंडिया रिवाइज करेंगे तो मेक श्योर यू रिवाइज दीज पोर्शंस थोरोली, राइट. Then we have your modern India. So modern India में 8 to 9 questions are coming, and here the freedom movement events, the acts and policies of the colonial rule, the nationalist leaders, and the Odisha freedom struggle. These are the 4 major areas that you need to focus upon. नाउ कमिंग टू इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी में अगर 2 साल की बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए. ठीक है, लेकिन वही है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं करना है. हमें ये अप्रोच नहीं रखनी है कि अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं ये सब्जेक्ट लीव कर देता हूँ या उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता. द ओनली रीज़न फॉर गिविंग दिस वेटेज, ठीक है, ये सिर्फ ये बताता है कि अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी ये ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कंसंट्रेशन लगानी है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप इकोनॉमी को इग्नोर कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द इंडियन एंड द ओडिशा स्टेट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए आप समरी रेफर कर सकते हो एप्टी प्लस की वेबसाइट पे, IAS ज्ञान की वेबसाइट पे इट इज़ अवेलेबल. देन सर्टन चैप्टर्स लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यू नीड टू स्ट्रेंथन, यू नीड टू बिल्ड अपॉन दिस चैप्टर्स. ठीक है, और बाकी जो भी करंट अफेयर्स होगा वो आपका कवर होगा थ्रू योर करंट अफेयर रिलेटेड सोर्सेज विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड. Then environment, again the number of questions 2023 में 13 क्वेश्चंस आए थे बट रफली 6-7 क्वेश्चंस का ही रहा है ट्रेंड. यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ के ऊपर. सो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आपके नेशनल पार्क्स हुए हैं. अब आजकल वेटलैंड्स बहुत न्यूज़ में रहते हैं. नंबर ऑफ वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया आर गेटिंग एडिड टू द रामसर साइट, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है. ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि अगेन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलोंग विद इकोनॉमी कैन नॉट बी इग्नोर्ड. जनरल साइंस, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर जनरल साइंस इन जनरल वो बहुत कम हो गया है पिछले कुछ सालों में. 24 में 1 क्वेश्चन आया था, 23 में 3 आया था. एंड द क्वेश्चंस, द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी बेसिक. तो अगर किसी को भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, दे कैन ईजिली अटैम्प्ट. तो यहाँ पर फोकस रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, जैसे आपका लाइट हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हुई, ऑप्टिक्स. ठीक है, फिर आपका एस्ट्रोनॉमी, जो आपका स्पेस रिलेटेड है चीज़ें, वो सब पे आपका फोकस रहेगा. देन इन बायोलॉजी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ़ यू सी इन द लास्ट 3 years इट हैज़ बीन 0. फिर भी हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर NCERTs, ह्यूमन बॉडी, जेनेटिक्स एंड प्लांट बायोलॉजी. जनरल साइंस के लिए यू कैन रेफर टू द NCERT जिस्ट ऑफ योर दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय एप्टी प्लस, तो वो चीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं. तो ह्यूमन बॉडी, जेनेटिक्स एंड प्लांट बायोलॉजी पर आपका फोकस रहेगा. नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री. इन केमिस्ट्री सो द फोकस, so they have repeated the biology areas here. So in chemistry basically the number of questions is 4 and mostly compound related questions they are coming. ठीक है, तो आपका फोकस बेसिक जो आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री होती है उसी पर होना चाहिए. उसके बाहर स्कोप अगर कोई क्वेश्चन आता भी है इट विल मोस्टली बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ओनली, राइट. नाउ coming to the PYQs now. So I have told you subject wise कि आपका फोकस किन एरियाज पे होना चाहिए. Now coming to the PYQs, so मैं ये बता चुका हूँ कि PYQs से आप ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हो कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है. फैक्चुअल पूछ रहा है, फैक्चुअल की क्या डेप्थ पूछ रहा है, मगअप टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी मुझे एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, कितना मुझे रट्टा मार रहा है. तो वो सब चीज़ें, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके PYQ एनालिसिस से पता लगेंगे. फिर आपको पता लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से थीम्स बार बार रिपीट होते हैं. जैसे जितना भी हमने अभी डिस्कस किया कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट एंड दे आर बेसिकली रेपिटेटिव थीम्स इन योर PYQs. देन
यू हैव टू प्रैक्टिस विद एप्टी प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो PYQ बेस्ड टेस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द एप्टी प्लस टेस्ट सीरीज, मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा अभी। देन यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर कवरिंग ऑल द पेपर्स फ्रॉम योर 2011 टिल 2024, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि जो अभी इनिशियल जो लेटेस्ट हैं उसमें से आप करंट अफेयर्स वाले भी कर सकते हो, लेकिन जो पहले वाले पेपर्स हैं उसमें से ट्राई टू डू द स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि कैसे ट्रेंड चेंज हुआ है, कैसे डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हुआ है। तो मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द पेपर्स, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स। यू कैन ऑल्सो सोल्व सर्टन UPSC CSC प्रीलिम्स क्वेश्चंस, बट इसमें एक चीज़ राइटर ये है कि अपना परफॉर्मेंस को जज नहीं करना है। दिस इज़ गोइंग टू बी ओनली फॉर प्रैक्टिस, कि भाई मुझे हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, इन सब की मेरे को एक एडवांस प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इससे अपनी परफॉर्मेंस नहीं जज करनी है, अपनी प्रिपरेशन नहीं जज करनी है। टारगेट ये रहेगा कि मैं एटलीस्ट 1000 प्लस PYQs सॉल्व करूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्टी प्लस टेस्ट सीरीज़ की, यहाँ पर PYQ के रिलेटेड। तो जो एप्टी प्लस टेस्ट सीरीज़ में PYQ के आपके टेस्ट्स हैं उनमें सिर्फ OPSC UPSC नहीं इंक्लूडेड है, उसमें आपका CDS NDA CA सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस स्टेट PCS, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ थीम्स मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आती हैं, तो हमारी कोशिश यही रही है कि इन पेपर्स में हम ये सारी थीम्स कवर करें, राइट। सो यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस द PYQs फ्रॉम दीज एप्टी प्लस टेस्ट पेपर्स एज वेल। तो जो टेस्ट सीरीज़ हैं बेसिकली द ऑल ओडिशा OS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 of एप्टी प्लस, so the batch 1 it has already started. So there are 42 tests in this test series. We are starting with the sectional test. For example आपका जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, तो सारे जितना भी हिस्ट्री के हमने सेक्शन वाइज उसको डिवाइड किया है। देर आर मल्टीपल टेस्ट ऑन ईच सब्जेक्ट। आफ्टर द सेक्शनल टेस्ट वी मूव टू द full syllabus test of that particular subject, then we move to the PYQs of that particular subject. तो ऐसे हमने हर सब्जेक्ट को इनिशियली कवर किया है। आफ्टर कवरिंग ईच सब्जेक्ट वी देन मूव टू द, वी आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली कवरिंग द करंट अफेयर्स टेस्ट, और फिर आपके आते हैं GS फुल लेंथ टेस्ट एंड द CSAT टेस्ट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है 42 टेस्ट का, एंड द टेस्ट सीरीज इज़ अवेलेबल इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड, ठीक है। साथ में अगर कोई स्टूडेंट डिस्कशन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहता है, सो दैट opportunity is also available. So if you have any further doubts and if you want to join the test series, you can contact these numbers which are available on your screens, and you can also visit the website, Apti Plus website, as well as the IS Gyan website to gain more knowledge about this test series program. नाउ कमिंग टू CSAT। अब CSAT इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, एंड साथ में एक ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो जब आप एक थ्रेशोल्ड लेवल उसमें अचीव कर लोगे तभी आप एलिजिबल होगे टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए ऑन कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। सो द लेवल ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है, बेसिक लेवल है, बट प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मूला कर लिया है, मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की, तो बस हम एग्जाम के टाइम पे देख लूँगा। सफिशिएंट प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट, इवन इफ़ यू आर वेरी थोरो विद मैथमेटिक्स, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो एप्टी प्लस का मटेरियल है, CSAT मटेरियल का, यू रिवाइज द फॉर्मूलाज, द कंसेप्ट्स फ्रॉम दैट, यू प्रैक्टिस द CSAT पेपर्स। तो CSAT मॉक पेपर्स एप्टी प्लस की टेस्ट सीरीज़ के, देन OPSC PYQs, UPSC PYQs यू कैन डू, एंड डेली अराउंड 1 to 2 hours, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हैं, एक बार उन्होंने अगर कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए, देन दे कैन डू ऑल्सो वीकली प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट जो आपके हैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में, दे कैन ऑल्सो रेफर टू दैट। नाउ इन द लास्ट 15 डेज, ठीक है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जब लास्ट 15 डेज रह जाएंगे एग्जामिनेशन के, तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं सिर्फ रिवीजन करूं, फर्स्ट थिंग। देन यू कैन सॉल्व शॉर्ट क्विजेस,
ठीक है। कुछ एरियाज़ हैं जैसे मैंने थीम्स अभी बताई हैं कि ये थीम्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उनके ऊपर यू कैन अटेम्प्ट सर्टन शॉर्ट क्विजेस। देन मल्टीपल प्रैक्टिस ऑन द हाई वेटेड टॉपिक्स, तो उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अवॉइड न्यू टॉपिक्स, ठीक है। तो अब जो लास्ट 15 डेज होंगे ये नहीं करना है कि चलो भाई कुछ नया कर लेते हैं, मेरी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल, तो वो चीज़ नहीं करनी है। दिस इज़ अ मेजर ब्लंडर द स्टूडेंट्स डू। बूस्ट कॉन्फिडेंस थ्रू मॉक एनालिसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल्दो आई सजेस्ट कि आप साइमल्टेनियसली जैसे जैसे मॉक्स अटैम्प्ट कर रहे हो साइमल्टेनियसली अपना एनालिसिस करते चलो और जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करते चलो। जब आपका 15 डेज रह जाएंगे तो जस्ट रीकैप, टेक अ रीकैप कि जो भी मैंने आज तक एनालिसिस किया है, क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें इम्प्रूवमेंट दिखी है, क्या मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को फर्दर स्ट्रेंथन किया है, क्या मैंने अपने वीक एरियाज़ को ओवरकम कर ली है। तो अकॉर्डिंगली अपनी जो फाइनल स्ट्रैटेजी होगी आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। एंड यू हैव टू बी वेरी काम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, बीट IIT JEE, बीट नीट, ठीक है, और बीट एनी, आपने स्पोर्ट्स में भी देखा है कि जो भी परफॉर्मेंस, उसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है जो अपना प्रेशर को झेल गया, ठीक है। तो जो काम रहते हैं, कंपोज्ड रहते हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, वही आगे सक्सेस छूते हैं। तो अगर आपको अपना स्कोर इन्हांस करना है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेस फ्री, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट यू गेट एडिक्वेट स्लीप, ठीक है। तो एडिक्वेट स्लीप इज़ इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आप अपनी स्लीप आवर्स को रिड्यूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी एक्सेट्रा। तो एक बेयर मिनिमम अपना स्लीप आवर्स रखना है। यू हैव टू ईट वेल एंड यू हैव टू एंश्योर दैट योर बॉडी इज़ हेल्दी, ठीक है। तो जब ही आपका माइंड वर्क करेगा जब आपकी बॉडी फिजिकली फिट होगी, ठीक है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। नाउ ऑन द एग्ज़ाम डे, सो ये आपने चीज़ पहले से ही डिसाइड करके रखनी है कि मैं कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगा। तो ये अब वो वाला टाइम नहीं रहा है कि हम 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके ये सोचते हैं कि एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। कंपटीशन हाई है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर जस्ट मार्किंग, ठीक है भाई, बी मार्क कर देता हूँ, सी मार्क कर देता हूँ। नो, यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी इन हैंड कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगा। देन हाउ टू अटैम्प्ट, यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि भाई मैं पहले सिंपल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करूँगा। ये हर इंडिविजुअल की अलग अप्रोच होगी, ठीक है। तो नाउ इज़ द राइट टाइम टू डेवलप दैट अप्रोच। अपना मॉक टेस्ट के थ्रू अप्रोच को बार बार रिफाइन करते रहिए। डोंट गो विद अ बायस्ड अप्रोच, दिस मीन्स दैट हमने नहीं मानना है कि इजी पेपर होगा, डिफ़िकल्ट पेपर होगा, हमें न्यूट्रल होके जाना है। हमें नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नया टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है कि सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रेंड इस साल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी बायस्ड अप्रोच के साथ हम एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे। वी हैव टू इंश्योर दैट वी डू नॉट कमिट ब्लंडर्स वाइल मार्किंग द ऑप्शंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में हम गलत फिल कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 बार बबल्स फिल कर देते हैं या ऊपर नीचे कर देते हैं बबल्स को, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी है। लास्ट के लिए बबल फिलिंग नहीं छोड़नी है। साइमल्टेनियसली जैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसको मार्क कर दिया। नो डिस्कशन बिटवीन द पेपर्स, एक बार आपका GS का पेपर हो गया तो ये नहीं सोचना है कि मैंने कितना स्कोर किया है, कि वेबसाइट इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं करेक्ट आंसर जानने के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स को रेफ़र कर रहे हैं कि उन्होंने आंसर की निकाली है नहीं निकाली है, एनालिसिस वीडियो निकाला नहीं निकाला। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका फोकस होना चाहिए कि भाई ठीक है GS हो गया, मेरे को CSAT क्वालिफाई करना है। So you have to focus on, lastly, the CSAT paper, you have to be calm, very composed, and you have to be tension free because यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स आता है, एप्टीट्यूड आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है। सो दिस रिक्वायर्स फ्रेश माइंड, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी दैट यू हैव टू फॉलो। सो इन दिस वीडियो वी हैव रफली कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग which is important in during these last 100 days for your success in the OPSC OS prelims 2025. Thank you and best of luck for your examination.